दोस्तों, पिछले एपिसोड में हमने सुना कि छोटू हंगामा भवन से बाहर आ चुका है। अब आगे की कहानी शुरू करते हैं। उससे पहले आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और जितना हो सके लाइक और शेयर करें, ताकि मैं ऐसे ही आगे एपिसोड डालता रहूं। और भाई लोग, एआई वॉइस से कॉपीराइट आ रहा है, इसलिए मैं ऐसे ही अपनी वॉइस से रिकॉर्ड करता हूँ। अगर थोड़ा बहुत तुम लोगों को तकलीफ हो तो मैनेज कर लेना। मैं जल्दी ही एक अच्छा माइक लूँगा, तब जाके वॉइस ठीक ठाक हो जाएगा। तो चलो फिर शुरू करते हैं। छोटू ने गहरी सांस ली और ताजी हवा का आनंद लिया। जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा, उसने हंगामा भवन के सामने खड़े गामिल और उसके साथियों को पाया। छोटू उन्हें देखकर थोड़ा मुस्कुराया। गामिल और उसके साथी छोटू को देखकर हैरान रह गए। उन्हें साफ महसूस हुआ कि 1 महीने पहले वाला छोटू और अब का छोटू बिल्कुल अलग थे। ये फर्क दिखने में नहीं था, लेकिन उनके अनुभव ने बता दिया कि इस दुबले पतले लड़के के शरीर में अब एक अद्भुत और धमाकेदार ताकत छिपी हुई थी। गामिल ने चुप्पी तोड़ते हुए कहा, लगता है छोटे दोस्त ध्रुव को 1 महीने में कठिन अभ्यास का बहुत ज्यादा फायदा हुआ है। छोटू ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, ये सब आपके बाइजा दल की मेहरबानी है। हमने बस एक दूसरे की मदद की है। गामिल हंसते हुए बोला, अगर तुम हमारी मदद ना करते तो हमें अपना हिस्सा भी ना मिलता। छोटू के दिल में अब बाइजा दल के प्रति थोड़ी अच्छी भावना बन गई थी। उन्होंने जो वादा किया था वो पूरा किया और छोटू को धोखा नहीं दिया। इसी बीच मेनका ने हंसते हुए कहा, ध्रुव, इन कुछ दिनों में समुद्र में तूफान बहुत तेज है, इसलिए सफर करना मुश्किल होगा। तुम कुछ दिनों तक यहाँ हमारे साथ क्यों नहीं रुकते? छोटू थोड़ा हिचकिचाया, लेकिन फिर उसने सहमति में सिर हिला दिया। उसने सोचा कि बाइजा दल ने उसकी बहुत मदद की है, तो उन्हें मना करना सही नहीं होगा। मेनका की मुस्कान खिल उठी। उसकी मुस्कान इतनी सुंदर थी कि जैसे कोई फूल खिल उठा हो। गामिल ने कहा, चलिए हम सब वापस बाइजा दल में चलते हैं और आराम करते हैं। वो छोटू को थोड़ा और रुकने से खुश था। उसने सोचा कि अगर मेनका और छोटू एक दूसरे के करीब आ गए तो उनके दल को एक ताकतवर साथी मिल जाएगा। जैसे ही छोटू ने चलना शुरू किया, अचानक उसे एक अजीब एहसास हुआ। उसने सिर उठाकर आसमान की तरफ देखा। दूर से एक खौफनाक और ताकतवर आभा उसके करीब आता महसूस हो रहा था। उस आभा की ताकत गामिल से भी ज्यादा थी। गामिल ने भी इसे महसूस किया और थोड़ा हैरान होकर कहा, ये तो बहुत ताकतवर एनर्जी है। ये कौन हो सकता है? मेनका ने कहा, लगता है ये हमारे मुकाबले टापू की ओर आ रहा है। गामिल ने कुछ सोचकर कहा, शायद ये किसी बड़े दल का कोई खास मेहमान है। छोटू ने सिर हिला दिया और अपनी नजरें हटाने ही वाला था, तभी उसके अंदर से तिलस्मी पत्थर की आत्मा की आवाज आई, छोटू, ये तुम्हारे पीछे है। छोटू अचानक रुक गया। उसकी आंखें सिकुड़ गई। उसने सोचा, मुझसे कौन नाराज हो सकता है? फिर उसने अंदाजा लगाया, कहीं ये वही बूढ़ा आदमी तो नहीं जिसने पहले मुझसे दुश्मनी मोड़ ली थी। इस बार तिलस्मी पत्थर ने कोई जवाब नहीं दिया, मानो उसने चुपचाप छोटू की बात को मान लिया हो। छोटू का चेहरा धीरे धीरे गंभीर होता जा रहा था। उसे उम्मीद नहीं थी कि बुजुर्ग हराका इतनी जल्दी उसके पास पहुंच जाएगा। मेनका ने छोटू के चेहरे पर चिंता देखकर पूछ ही लिया, क्या कुछ गलत हुआ है? छोटू ने गंभीर आवाज में कहा, ये आदमी बुजुर्ग हराका है। मेनका और गामिल हैरान रह गए। कुछ ही पल में उनके चेहरे का रंग बदल गया। गामिल बोला, क्या वो तुम्हारे पीछे पड़ा है? छोटू ने सिर हिलाया और उस दिशा में देखा जहां से वो ताकतवर आभा आ रही थी। उसकी आंखों में गहरी चिंता झलकने लगी। उसे महसूस हुआ कि उसने वाकई एक बड़ी मुसीबत खड़ी कर ली थी। गामिल का चेहरा सख्त हो गया। उसे भी पता था कि बुजुर्ग हराका जैसे ताकतवर आदमी से निपटना आसान नहीं होगा। सबसे बड़ी मुसीबत ये थी कि वो राक्षसी हवा गुफा से जुड़ा हुआ था और उसके पीछे खड़ा एक बड़ा गुट था। मेनका ने गामिल से पूछा, अब हम क्या करें? गामिल कुछ देर सोचता रहा और फिर दृढ़ता से बोला, कोई चिंता नहीं। ध्रुव हमारे भाईजा दल का मेहमान है। जब तक वो हमारे दल में है, कोई उसे हाथ नहीं लगा सकता। अगर हराका को छोटू तक पहुंचना है तो पहले हमारी राय लेनी होगी। ये सुनकर छोटू का दिल बहुत खुश हो गया। उसने विनम्रता से कहा, बुजुर्ग गामिल, ये मेरी निजी समस्या है। मैं नहीं चाहता कि इसकी वजह से बाईजा दल किसी भी परेशानी में फंसे। गामिल ने हाथ उठाकर कहा, अब और कुछ मत कहो। अगर हम अपने मेहमान की हिफाजत नहीं कर सकते तो हमारा बाईजा दल इस क्षेत्र में कैसे टिक पाएगा? छोटू चुप हो गया। गामिल की जिद ने उसके मन में कृतज्ञता और इज्जत दोनों बढ़ा दी। वो जानता था कि हराका जैसे ताकतवर और खतरनाक आदमी से टकराना हर किसी के बस की बात नहीं थी। लेकिन छोटू को भी पता था कि वो हमेशा बाईजा दल के सहारे नहीं रह सकता। वो जानता था कि उसे अपनी इस मुश्किल का हल खुद ढूंढना होगा। छोटू ने आसमान की ओर देखा। वहां से एक खतरनाक दबाव बढ़ता जा रहा था। कुछ ही देर में आसमान पर एक भयंकर आभा छा गई, जिसने पूरे टापू का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। नीले आसमान में भूरी रोशनी चमकी। एक बूढ़ा आदमी भूरे कपड़ों में लिपटा हुआ था। वो अपने हाथ में एक हड्डी की छड़ी पकड़े हवा में खड़ा हुआ था। उसकी आंखें बर्फ जैसी ठंडी और खतरनाक थी।
कहाँ है वो कमीना जिसने मेरे शिष्य को मार डाला? उसे मेरे सामने लाओ। हराका की आवाज़ पूरे टापू पर गूंज उठी। उसकी ताकत इतनी ज्यादा थी कि पूरा माहौल शांत हो गया। उसके आते ही सभी लोग हैरान होकर आसमान की ओर देखने लगे। दैत्य सागर के इलाके में हराका का नाम इतना मशहूर था कि कोई भी उससे उलझने की हिम्मत नहीं करता। छोटू के चेहरे पर गहरी गंभीरता छा गई। उसने महसूस किया कि अब टकराव से बचना नामुमकिन था। वो बुजुर्ग हराका है। ये बूढ़ा इतना गुस्से में मुकाबला टापू पर क्यों आया है? किसने उसके शिष्य को मार डाला? ऐसा हिम्मत कौन कर सकता है? क्या उसे नहीं पता कि ये बूढ़ा अपने लोगों की जान बचाने के लिए कुछ भी कर सकता है, चाहे वो गलत ही क्यों ना हो? लगता है आज इस टापू पर हंगामा होगा। बुजुर्ग हराका हवा में खड़ा था। उसकी बर्फ सी ठंडी आंखें सांप की तरह पूरे टापू को घूर रही थी। उसके कानों तक पहुंची फुसफुसाहटों की आवाज ने उसकी ठंडक को और बढ़ा दिया। तभी हवा में तेजी से दो आकृतियां उसकी ओर बढ़ी। उनमें से एक मिसाल था। वो बुजुर्ग हराका के सामने पहुंचते ही झुककर बोला, गुरुजी। हराका की आंखें सिकुड़ गई। उसने गहरी आवाज में कहा, मिसाल, तुम अपने जूनियर के कातिल को नहीं पकड़ सके? मुझे खुद आना पड़ा। मिसाल के माथे पर पसीना आ गया। उसने जल्द से कहा, गुरुजी, मैंने खुद उसे पकड़ने की कोशिश की थी ताकि उसे आपके सामने हाजिर कर सकूं, लेकिन वो लड़का बेहद ताकतवर है। यूकी भी उसे हरा नहीं सका, तो फिर मैं। मिसाल की बात अभी पूरी ही नहीं हुई थी कि हराका की आंखों में गुस्सा चमक उठा। उसने भी यूकी का नाम सुना था, जो अपनी कम उम्र में ही परमजीव रैंक तक पहुंच चुका था। उसकी काबिलियत देखकर सभी उससे जलते थे। हराका के लिए यह चौंकाने वाला था कि कोई ऐसा लड़का भी था जिसने उसे हरा दिया था। उसने जानलेवा आवाज में पूछा, वो लड़का कहाँ है? मिसाल की आंखों में चमक आ गई। उसने कहा, वो इस समय बाईजादल का मेहमान है। हराका ने अपनी आंखें सिकुड़ ली। उसने गहरी आवाज में कहा, बाईजादल? इसलिए उसने ऐसी हिम्मत की? थोड़ी देर बाद उसने आसमान की ओर देखा और अपनी ताकतवर आवाज में पुकारा, कामिल, मैं बाईजादल से टकराव नहीं रखता, लेकिन उस कातिल को मेरे हवाले कर दो जिसने मेरे शिष्य की जान ली है। दूर पहाड़ पर खड़े गामिल का चेहरा गंभीर हो गया। वो कुछ पल चुप रहा, फिर आसमान में उड़कर हराका के सामने आ गया। उसने हाथ जोड़ते हुए हंसकर कहा, बुजुर्ग हराका, काफी वक्त बाद मिल रहे हैं। उम्मीद है कि आप ठीक होंगे। बुजुर्ग हराका की आंखें गामिल पर टिकी थी। उसने उसकी मुस्कुराहट को अनदेखा करते हुए जानलेवा आवाज में कहा, गामिल, मेरे शिष्य को किसी ने मार डाला है। मैं यहाँ बेकार की बातों के लिए नहीं आया हूँ। मिसाल, जो बगल में खड़ा था, जानलेवा हंसी हंसते हुए बोला, गामिल, तुम्हें ध्रुव को सौंप देना चाहिए। गामिल का चेहरा गंभीर हो गया। उसने भौंवे चढ़ाते हुए जवाब दिया, बुजुर्ग हराका, ध्रुव हमारे बाईजादल का मेहमान है। चाहे जो भी हो, मैं तुम्हें उसे यहाँ छूने नहीं दूंगा। हराका ने ठंडी और जानलेवा आंखों से घूरते हुए कहा, मतलब तुम एक नौजवान के लिए मुझसे दुश्मनी मोल लोगे? तभी हराका की नजर पहाड़ की चोटी पर पड़ी, जहां एक दुबला पतला जवान लड़का खड़ा था। उसकी आंखें सांप जैसी हो गई और उसने गुस्से से चिल्लाया, कमीने, तू ही है जिसने मेरे शिष्य को मारा। हराका की आवाज इतनी तेज थी कि आसपास की हवा हिल गई। उसकी आवाज सुनते ही छोटू का शरीर थोड़ा झटका खा गया और उसके कानों में तेज दर्द उठा। बगल में खड़ी मेनका ने तुरंत चेतावनी दी, सावधान रहो। हराका कई साल पहले ही परमजीव रैंक के ऊपर पहुंच चुका है। उसकी ताकत से शांतादल भी नहीं लड़ सकता। छोटू ने गंभीरता से सिर हिलाया। उसे हराका से एक खतरनाक आभास हो गया था। ऐसा लग रहा था कि वो चरम के महाप्राण रैंक तक पहुंच चुका है। ये सोचकर छोटू के चेहरे पर चिंता झलकने लगी। हराका ने अपनी हड्डी की छड़ी उठाई और कड़क आवाज में बोला, मुझे तुम्हारी पृष्ठभूमि से कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे शिष्य की जान के बदले आज तुम्हारी जान लूंगा। हराका ने एक कदम आगे बढ़ाया और पलक झपकते ही वो छोटू के करीब पहुंच गया। उसकी छड़ी से निकली ताकतवर ऊर्जा सीटी बजाती हुई छोटू की ओर बढ़ती रही। ये देखकर गामिल को गुस्सा आ गया। वो तुरंत छोटू के सामने आ गया और अपनी ताकत से हराका के हमले को रोकने की कोशिश की। गामिल के मुक्के ने हराका की ऊर्जा को बिखर तो दिया, लेकिन उसका शरीर झटका खाकर पीछे हट गया। यह साफ था कि हराका की ताकत गामिल से कहीं ज्यादा थी। गामिल की इस हरकत को देखकर बुजुर्ग हराका ने गामिल से कहा, तुम्हें लगता है तुम मेरा सामना कर सकते हो? ये जगह तुम्हारे लिए खेलने का मैदान नहीं है। गामिल ने गुस्से में जवाब दिया, जब तक ध्रुव इस टापू पर है, मैं उसे छूने नहीं दूंगा। इसके बाद उसने एक सिग्नल छोड़ा। थोड़ी ही देर में बाजादल के कहीं योद्धा वहां आ पहुंचे। उनके साथ एक और बुजुर्ग भी आया, जिसकी ताकत गामिल के बराबर ही थी। उस बुजुर्ग ने हराका को चेतावनी दी, ध्रुव हमारे दल का खास मेहमान है। उसने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। अगर तुमने उसे चोट पहुंचाने की कोशिश की तो हमारे लीडर को यह बर्दाश्त नहीं होगा। हराका ने हंसते हुए कहा, तुम लोग मुझे अपने लीडर का डर दिखाने की कोशिश मत करो, लेकिन मैं समझता हूँ जब तक ये लड़का यहाँ है वो तुम्हारे संरक्षण में रहेगा। तभी छोटू ने हराका को जवाब दिया, अगर तुम्हें इतनी ही जल्दी है तो तुम खुद को अपाहिज बना सकते हो, पर मैं ऐसा नहीं करूंगा। लड़के, तेरी जबान कुछ ज्यादा ही चलता है। हराका गुस्से में बोला, तेरे जैसे बच्चे मुझे चुनौती देंगे?
आज बैजादल तुम्हारी रक्षा कर रहा है, इसलिए मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ, लेकिन याद रखना इस टापू से बाहर कदम रखते ही मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। हराका के इन शब्दों ने छोटू के अंदर की बेरहमी को भी जगा दिया। उसने मन ही मन ठान लिया, इस बुड्ढे को जल्दी सबक सिखाना होगा, नहीं तो ये मेरा पीछा नहीं छोड़ेगा। बुजुर्ग हराका ने छोटू को घूरते हुए कहा, तुम बस यहाँ इस टापू पर छुपे रह सकते हो। अगर तुम में हिम्मत नहीं है तो यहीं रहकर अपनी बाकी की जिंदगी गुजार लो और भागने की कोशिश मत करना। मैंने तुम्हारे शरीर में एक हड्डी की सील लगा दी है, ये तुम्हारी हड्डियों में गहराई तक समा चुकी है। तुम चाहे कहीं भी जाओ, मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा। हराका ठहाका लगा के हंसते हुए बोला, जब मैंने कहा है कि तुम्हें खत्म कर दूंगा तो कोई भी तुम्हारी हिफाजत नहीं कर पाएगा। इसके बाद हराका मिसाल के साथ कबीले के इलाके में चला गया। हराका के जाने के बाद माहौल थोड़ा शांत हुआ। बाईजादल के योद्धाओं के चेहरे पर चिंता साफ दिख रही थी। हराका जैसा खतरनाक दुश्मन उनसे आसानी से नहीं संभल सकता था। गामिल ने छोटू से कहा, दोस्त, फिलहाल तुम्हें यही इस टापू पर रुकना चाहिए। जब तक तुम यहाँ हो वो बुजुर्ग हराका तुम पर हमला करने की हिम्मत नहीं करेगा। उसके शब्द जितने खतरनाक है वो यहाँ हमेशा नहीं रह सकता। छोटू ने गंभीरता से कहा, हराका यहाँ हमेशा नहीं रहेगा, लेकिन मुझे भी यहाँ ज्यादा वक्त नहीं गंवाना है। मुझे धधकते पूर्वजी निशान और अपने दोस्तों की तलाश करनी है। मेनका ने चिंतित होकर कहा, ठीक है, सबसे पहले तुम्हें इस हड्डी की सील से छुटकारा पाना होगा। जब तक ये सील है तुम इससे नहीं बच सकते। छोटू ने मुट्ठी भींचते हुए महसूस किया कि हराका की वो सील उसकी हड्डियों में गहराई तक समाई हुई थी। ये उसे चोट नहीं पहुंचा रही थी, लेकिन उसकी लोकेशन हर वक्त हराका को बता रही थी। गामिल ने कहा, मेनका सही कह रही है, सबसे पहले इस सील को हटाओ, उसके बाद तुम चुपचाप भागने का कोई मौका ढूंढ सकते हो। छोटू ने सिर हिलाते हुए कहा, ठीक है, धन्यवाद बुजुर्ग गामिल। गामिल ने हंसते हुए कहा, यह हमारा फर्ज है, लेकिन याद रखना हराका का संबंध ऐसे हवा गुफा से है। एक बार जब तुम इस टापू से निकलोगे तो हम तुम्हारी ज्यादा मदद नहीं कर पाएंगे। छोटू मुस्कुराते हुए बोला, अपनी समस्याओं का हल खुद करना पड़ता है। उसकी आवाज में आत्मविश्वास था। हराका जितना भी ताकतवर हो वो छोटू को रोकने में कामयाब नहीं था। गामिल ने और कुछ नहीं कहा। उसने छोटू और बाकी लोगों को साथ लेकर सुरक्षित जगह की ओर रुख किया। टापू पर मौजूद सभी योद्धा ये देखकर थोड़ा निराश हुए कि मामला ऐसे ही अधूरा और तनावपूर्ण तरीके से खत्म हो गया। हालांकि उनमें एक अजीब उत्सुकता थी, क्या ध्रुव अपनी इस मुसीबत से बच पाएगा? क्या वो सच में एक डरपोक इंसान की तरह इस टापू पर हमेशा के लिए छिपने का रास्ता रुख चुनेगा? इस वक्त छोटू एक शांत कमरे में बिस्तर पर बैठा हुआ था। उसकी आंखें बंद थी और उसके शरीर पर हरी रोशनी झिलमिला रही थी। उसके अंदर परमजीव शक्ति बह रही थी। वो अपनी विनाशक शक्ति का उपयोग करके अपनी हड्डियों में छिपी हराका की सील को ढूंढने और उसे नष्ट करने की कोशिश कर रहा था। आधे घंटे की मेहनत के बाद छोटू ने आखिरकार उस काली रोशनी को ढूंढ लिया जो उसकी हड्डियों में गहराई तक छिपी हुई थी। यही हराका की बनाई हड्डी सील थी। छोटू ने फौरन अपनी परमजीव शक्ति से उस पर हमला किया, लेकिन जैसे ही परमजीव शक्ति ने उस सील को छुआ वो सफेद धुएं में बदलकर खत्म हो गया। ये देखकर छोटू हैरान हो गया। ये सील इतनी ताकतवर कैसे हो सकती है? उसने मन ही मन सोचा। तभी तिलस्मी पत्थर की आत्मा ने कहा, ये सील मौत की शक्ति का हल्का असर लिए हुए है। परमजीव शक्ति इसे छूने की हिम्मत नहीं करेगा या उसे छूते ही खत्म हो जाएगा। इसे सिर्फ विनाशक शक्ति से ही हटाया जा सकता है। मौत की शक्ति? छोटू के मन में चिंता गहराने लगी। तो उस बूढ़े ने गहन मृत्यु चरण तक पहुंचने की कोशिश की है। पत्थर की आत्मा ने उत्तर दिया, अभी वो पूरी तरह से महाप्राण रंग के चरम तक नहीं है, वो सिर्फ उसके करीब है। लेकिन तुम्हारे लिए इतना भी काफी है कि ये परेशानी बन जाए। भले ही तुम्हारे पास विनाशक पूर्वज निशान हो, इस सील को हटाने में तुम कई दिन लगेंगे, लेकिन जैसे ही तुम इसे हटाओगे हराका को इसका पता चल जाएगा, वो और सतर्क हो जाएगा। छोटू ने आंखें खोली। उसके चेहरे पर गंभीरता थी, लेकिन उसकी आंखों में आत्मविश्वास का भी चमक था। वो मजाक किया अंदाज में बोला, अगर वो बूढ़ा सोचता है कि मैं कमजोर हूँ और आसानी से हार मान लूंगा तो वो गलत है। हराका जैसा ताकतवर दुश्मन छोटू के लिए चुनौती जरूर था, लेकिन उसके पास कई हुक्म के इक्के थे। अगर उसने उन्हें सही वक्त पर इस्तेमाल किया तो हराका को पछताना पड़ेगा। तभी तिलस्मी पत्थर की आत्मा ने कहा, तुम्हारे पास एक ऐसा हथियार है जो उसे हरा सकता है, लेकिन तुम्हें उसकी सामग्री जुटाने की जरूरत है। वो क्या है? छोटू ने पूछा। तभी पत्थर की आत्मा ने कहा, जलते आसमान की कढ़ाई। जलते आसमान की कढ़ाई? हाँ, लेकिन ये तो बस एक अनहद खजाना है। इससे मैं उसे कितनी देर तक रोक पाऊंगा? छोटू ने शक भरी अंदाज में कहा। पत्थर की आत्मा ने समझाया, तुम इसका असली इस्तेमाल नहीं जानते। इसके अंदर एक तकनीक है जिसे 8 स्तरीय जलते आकाश का दरवाजा कहा जाता है। 8 स्तरीय जलते आसमान का दरवाजा? छोटू चौंक गया। उसे याद आया कि इसका इस्तेमाल उस बूढ़े ने किया था। पत्थर की आत्मा ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ,
लेकिन इसे इस्तेमाल करने के लिए तुम्हें कुछ खास दरवाजों की जरूरत होगी। छोटू ने गहरी सांस ली। अगर मैं वो सामग्री जुटा पाया तो ये बूढ़ा हराका को हराने के लिए मेरा सबसे बड़ा दाव होगा। अब मुझे इस खजाने पर काम करना होगा। सही कहा, इसी वजह से मैंने कहा था कि तुम्हारे पास सामग्री की कमी है। अगर तुम 8 स्तर या जलते आसमान दरवाजा का सही उपयोग कर पाते तो चरम के महाप्राण से आधा कदम दूर पर कोई भी योद्धा इसे झेल नहीं पाता। तिलस्मी पत्थर की आत्मा ने समझाया। इस फॉर्मेशन को बनाने के लिए कौन सी सामग्री चाहिए? छोटू ने थोड़ी देर सोचने के बाद पूछा। सिर्फ 8 सक्रिय ज्वालामुखी ही काफी है, तिलस्मी पत्थर की आत्मा ने सहजता से कहा। लेकिन इस जवाब में ऐसा मजाक था कि छोटू का चेहरा हरा पड़ गया। वो बूढ़ा जैसा ताकतवर नहीं था जो 8 ज्वालामुखियों को अपने मुताबिक ढाल सके। अगर तुम्हारे पास इतनी ताकत नहीं है तो थोड़ी कमजोर सामग्री से भी काम चल सकता है। 8 ज्वालामुखी ज्वालासार पत्थर तलाशो, इससे भी फॉर्मेशन तैयार हो जाएगा। ज्वालामुखी का ज्वालासार पत्थर, छोटू ने मन ही मन दोहराया और अपना सिर निराशा में हिला दिया। वो जानता था कि यह पत्थर ज्वालामुखी की ऊर्जा से बनता है और बेहद अनोखा है। जो लोग इसे अपनी तकनीक के लिए इस्तेमाल करते हैं उनके लिए यह खजाना है, लेकिन इसे ढूंढना बेहद मुश्किल और महंगा काम था। 8 पत्थर जुटाना आसान नहीं था। क्या कोई और तरीका नहीं है? छोटू ने मजबूर होकर पूछा। अगर अभी तुम्हें ये पत्थर नहीं मिल सकते तो एक और तरीका है। पत्थर की आत्मा मुस्कुराई। कुछ काम की बात करो, छोटू ने झुंझलाते हुए कहा। तुम्हारे पास अभी भी अग्नि मास्टर से मिली प्राचीन दिव्य ज्वाला पत्थर है ना? लक्ष्मी पत्थर की आत्मा ने पूछा। छोटू थोड़ी देर के लिए हैरान हुआ, फिर उसने अपनी हथेली खोली जहां एक चमकती हुई लाल पत्थर दिखाई दिया। वो इसे देखकर सोचने लगा, ये प्राचीन दिव्य ज्वाला पत्थर, इसका क्या काम है? जब तुम भविष्य में धड़कते पूर्वज निशान के मालिक को खोजोगे तब इसका सही उपयोग समझ पाओगे। ये चीज तुम पर होने वाले किसी भी हमले से तुम्हारी जान बचा सकता है, पत्थर की आत्मा ने समझाया। धड़कते पूर्वज निशान का मालिक? छोटू की आंखें गंभीर हो गई। उसने सुना था कि उस मालिक का नाम मोलुओ है और वो इस अराजक महासागर में बहुत ताकतवर योद्धा है। फिलहाल इन बातों की चिंता मत करो, अभी तुम्हारे सबसे बड़ा काम आने वाली मुसीबत को संभालना है, पत्थर की आत्मा ने चेताया। अगर तुम मेरी बात मानोगी तो हम उस बूढ़े हराका के लिए एक जाल बिछा सकते हैं। छोटू ने अपनी नाक रगड़ी और पत्थर की आत्मा की आवाज में हल्का उत्साह महसूस किया। उसकी आंखों में थोड़ी उलझन भी थी। लगता है इतने वक्त तक सोने के बाद इस आत्मा को भी रोमांच चाहिए। हालांकि ये योजना उससे सही लग रही थी। छोटू के कमरे में एक रहस्यमय चुप्पी थी। उसकी आंखों में एक चमक और चेहरे पर आत्मविश्वास भरी मुस्कान थी। तिलस्मी पत्थर द्वारा सुझाई गई योजना उसके दिमाग में बस गई थी। उसके होठों पर एक हल्की जानलेवा मुस्कान फैल गई। बूढ़े हराका, तुम्हारा अंत अब नजदीक है।